साथिया नमस्कार। जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने घात घातांक, गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया और इस क्लास में अपन लोग समीकरणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और समीकरण एक मैथमेटिक्स का मेन टॉपिक होता है, यानी मेन अध्याय होता है, जिसके अंतर्गत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की क्षमता होती है। यानी चाहे गुणनखंड करो, चाहे बीजीय व्यंजक करो, चाहे घात घातांक करो, इन सभी में समीकरण की विशेष योग्यता होती है। समीकरण को अपन जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उन क्वेश्चनों तक जरूर पहुंचेंगे जो क्वेश्चन हमारे रीट एग्जाम में आएंगे। चलो आज की क्लास का बड़े ही बेहतर ढंग से आगाज करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। इन सवालों से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पहले मैं नॉर्मल और बेसिक रूल्स आपको समीकरण के बता देता हूं, उसके बाद में आपको जो भी ये क्वेश्चन है उनको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि समीकरण समीकरण पेन चेंज कर लेते हैं। समीकरण समीकरणों को समझें। समीकरण होते क्या है? समीकरण समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि इक्वेशन में एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। इधर वाली साइड बायां पक्ष कहलाती है और बराबर के उधर वाली साइड आपकी दायां पक्ष कहलाती है। दायां पक्ष, इसे आप इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो और इसे आप राइट हैंड साइड बोल सकते हो। अब भाई काम किया है बायां पक्ष का और दायां पक्ष का। जब भी हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो या तो वेरिएबल को बाएं पक्ष की ओर लेकर आएंगे या फिर वेरिएबल को दाएं पक्ष की ओर लेकर जाएंगे। और एक साइड वेरिएबल को रखेंगे यानी चरों को रखेंगे और एक साइड कांस्टेंट यानी अचरों को रखेंगे और फिर समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? समीकरण के अंतर्गत जब भी पूरा व्यंजक यानी बराबर के इधर वाला, यानी सीधी बात करते हैं, जब भी समीकरण को सॉल्व करते समय बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी चिन्ह चेंज नहीं होता है। ये चीज ध्यान करने, यानी जब भी ऐसी कंडीशन है जैसे 2x + 5 है और उधर है -5x + 4, तो इस पूरे व्यंजक को और इस पूरे व्यंजक को आपस में जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन का कोई इश्यू नहीं रहता, यानी साइन चेंज नहीं होता। इस पूरी चीज को इधर रख सकते हैं अपन और इधर वाली पूरी चीज को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज है। तीसरी चीज समझो आप कि जब भी पद है, यानी समीकरण के एक पद को जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजते हैं या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर आते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। देखो, जैसे मैंने लिख दिया x + 5 बराबर 2x + 3, 2x + 3। जब भी मुझे x का मान ज्ञात करना है तो 2x को मैं इधर लेकर आऊंगा या फिर x को उधर भेजूंगा। तो मैं 2x को जब इधर लेकर आ रहा हूं तो इधर तो प्लस का x है ऑलरेडी और उधर के प्लस का 2x जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा। यानी सीधी बात यह है कि समीकरण में पक्षांतरण करने पर जो चिन्ह प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तीसरी बात ये है। और फिर इधर 3 है, इधर 5 उधर भेज देंगे। बाकी सरल करके मैं आपको आगे बताऊंगा। अब प्लस का x है और माइनस का 2x है, ज्यादा संख्या प्लस की है या माइनस की है? माइनस की है तो माइनस का साइन लगा दो। क्लियर? आगे बढ़ो। अब दोनों साइनों को आपस में भूल जाओ और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या कर दो? आप घटा दो। तो 2x में से x गया, पीछे बचा x। आगे देखो, उधर प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो ज्यादा संख्या माइनस की है फिर प्लस की, तो माइनस की। अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और साइन को आपस में भूल जाओ। तो 5 - 3 क्या बचेगा? पीछे 2।
अब एक चीज और देखो, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, या तो दोनों माइनसों को आपस में कैंसिल आउट कर दो, या फिर जब इस माइनस को मैं उधर डिवाइड में यानी भाग की फॉर्म में भेजूंगा तो माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ऐसे करो, जब दोनों साइड साइन सेम हो तो साइन को आपस में कैंसिल कर दो, ये देखो ऐसे। तो x बराबर हमारी क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x बराबर 2, और उत्तर की जांच अपन बाद में पढ़ेंगे। और देखो बाकी चीजें, जब ऐसी कुछ कंडीशनें बता रहा हूं आपको कि इन कंडीशनों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। जैसे अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, प्लस और माइनस वाली मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दी है। जब 2x इज इक्वल टू 8 आ जाए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी समीकरणों को सॉल्व करते समय जो भी चीज गुणा की फॉर्म में है, जो भी चीज गुणा की फॉर्म में है और अपन को वेरिएबल का मान निकालना है, तो वेरिएबल जब गुणा के साथ में है तो अगर दूसरी साइड भेजते हैं तो वो भाग की फॉर्म में चली जाती है। देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। एग्जाम्पल ऊपर लिख रखा है। तो 2 और x दोनों गुणा की फॉर्म में है, यानी 2 इंटू एक्स 2x होता है बराबर क्या है 8। अब जब x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये 2 है वो भाग में चला जाएगा, यानी 8/2, यानी x इज इक्वल टू 2 का 8 से 4, x बराबर 4। जब इसकी अपोजिट कंडीशन आ जाए कि भाग की फॉर्म में है तो इसका उल्टा कर दो, आप गुणा की फॉर्म में चेंज कर दो। ऐसे भी केस आएंगे जैसे z/4, z/4 इज इक्वल टू 3। जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा तिरछा गुणा वाला कॉन्सेप्ट अपनाना। जिस भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन बट्टा करके क्या कर देंगे, एक कर दो, आप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इधर कुछ भी नहीं है तो एक कर दो और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यानी वज्र गुणन करवा दो। पहले उनको, यानी एक काम ध्यान करो आप कि हमेशा आप बाएं पक्ष में ही वेरिएबल को रखो ताकि उत्तर देने में आपको सुविधा रहेगी। तो मैं इधर जो वेरिएबल है उनको पहले गुणा कर रहा हूं, z का 1 से गुणा z इज इक्वल टू 4 का 3 से गुणा क्या होगा 12, क्या होगा 12, तो z का मान 12। ऐसी भी अगर कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि अगर ऐसा दे दिया भाई x यानी चेंज कर देता हूं 5/x इज इक्वल टू 1/2, 5/x इज इक्वल टू 1/2। या तो आप वज्र गुणा करो या मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं, इन दोनों पक्षों को आपस में उल्टा कर दो, यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, ये भी एक कंडीशन होती है। तो उल्टा कर दो तो इधर x/5 और उधर आ जाएगा 2/1, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर गुणे करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कुछ ऐसी कंडीशन आती है एक साइड ही x आता है, जैसे 1/x इज इक्वल टू 5 या आप बोल दो इसे, इसको रब कर देते हैं और चेंज कर दो इसको, इधर इस टाइप से ले लो 1/2 ले लो। ऐसा केस हो तो क्या करेंगे, तो उल्टा कर दो, x/ अंश को हर को अंश और इधर आ जाएगा 2/1। नीचे दोनों के 1 है तो भूल जाओ और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। जब प्रश्नों को सरल करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमको सामना करना पड़ेगा। देखो अब प्रश्नों के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। समीकरण है, बहुत सारी समीकरण होगी हमारे सामने, हमको क्या करना है, इन सबको हल करना। सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल वाली चीजों को ही पढ़ेंगे, यानी जो भी समीकरण दे रखी होगी उसमें केवल और केवल एक चर होगा। क्या होगा, केवल और केवल एक चर होगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो और एक चर हो तो एक ही समीकरण दी हुई होगी। और उस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप चर और अचरों को अलग कर दो। तो देखो इधर ये क्या, जिसके साथ इंग्लिश के अल्फाबेटिक अक्षर है उनको आप चर की कैटेगरी में डाल दो और बाकी जो गणित के अंक है उनको आप अक्षरों की कैटेगरी में डालो। इधर देखो गुणा की फॉर्म में 2 के साथ y है, भले ही 2 के साथ y हो या सिंगल y हो, अभी ये चर का काम करेगा। देखो चर 5/2 प्रॉपर अक्षर है तो अक्षर कह दो इसे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने का कोशिश करो। 37/2 भी क्या है, अक्षर। सबसे पहली बात है कि आप चर और अचर की कैटेगरी में उसे बांट दो। सेकंड बात क्या है, चर को एक साइड रखो, अचरों को एक साइड कर दो, बस दूसरी चीज अपनाते हैं। इधर देखो 2y है तो इधर 2y ऑलरेडी पड़ा है तो इसके साथ हम अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब देखो
प्लस के 5/2 हैं, तो प्लस के 5/2 मैं दाएं पक्ष में भेज दूंगा, और उधर ऑलरेडी 37/2 दाएं पक्ष में प्रेजेंट है, तो बराबर का साइन लगा दो, और 37/2 का 37/2 और 5/2 प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो ये 5/2 माइनस के 5/2 में परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस के 5/2। अगला काम क्या है, अगला काम है आपको सरल करो, यानी अक्षरों को आपस में सरल करो। तो देखो सुविधा है, दोनों के नीचे हर 2 2 की फॉर्म में है, तो लसे पे क्या आएगा 2। क्लियर। आगे देखो, ये तो अब बच्चों वाला काम हो गया भाई, 37/2 माइनस 5/2 को कैसे सरल किया जाता है, क्लास 6 में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो निचली संख्या का निचली, मैं तो ऐसे ही सभी को याद करवाता हूं कि भाई हर का हर में भाग दे दो, हर का हर में भाग दे दो। इसका हर 2 है, पेन चेंज करके आपको बताते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि हर इसका 2 है, इसका हर 2 है, तो इस हर को ऊपर रखो, इस हर को नीचे लिख दो, ऐसे देखो 2/2, 2 का 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, यानी नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग, फिर ऊपर वाली संख्या के साथ आप क्या करना है, गुणा करवाना है। तो 2 का 2 में भाग दिया तो पीछे बचा 1, फिर इंटू ऊपर वाली संख्या के साथ आप गुणा करवा दो, माइनस का माइनस, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ भाग हमेशा 1 आएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या के साथ क्या करवाना है, गुणा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, और बिन संबंधी कुछ भी प्रश्न अगर आए तो आप डायरेक्टली उसे सरल कर पाओगे। अब देखो अगला स्टेप क्या है, 2y इज इक्वल टू, 2y इज इक्वल टू, अपॉन में तो 2 है, 37 का 1 से गुणा 37 माइनस 5। क्लियर। 2y इज इक्वल टू, अब 37 में से 5 निकालो, पीछे बचेगा 32 अपॉन 2। इस वाली कंडीशन को अपन इधर से देखते हैं, देखो कि 2y इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, यानी 2y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो पीछे बचेगा 16 यानी 16। अब देखो, अब परिस्थिति चेंज हो गई, अपन को लास्ट में जाते एक ही काम करना है कि चर एक साइड और बाकी सब एक साइड। अब देखो 2 और y, एक चर भी है एक अचर भी है, दोनों गुणा की फॉर्म में है, जब भी गुणा की फॉर्म में हो तो बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो चर तो इधर ही रहेगा, और 16 बट्टे ये 2 कहां चला जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा, इधर भाग में। तो y बराबर कितना आया भाई, आपका फाइनल आंसर 8। y बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि y बराबर 8 सही है या गलत है, तो इसके लिए एक प्रोसेस चलता है चेक करने का तरीका। वैसे एग्जाम में इस टाइप के नहीं आते हैं, सिर्फ रिटन एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो y बराबर 8 को आप वापिस पर्सन में पुटअप कर दो, आपका बिल्कुल चेक हो जाएगा। देखो चेक करते हैं, उत्तर की जांच, आओ उत्तर की जांच करें। कैसे करेंगे भाई, इधर देखो, उत्तर की जांच के लिए सबसे पहले पर्सन को लिखना होगा इधर, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2। जो भी उत्तर हमें मिला है y बराबर 8 वापिस पर्सन में रख दो और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। y बराबर 8, देखो 2 इंटू 8 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2। इस प्रश्न में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आगे वाले प्रश्नों को हम धड़ाक से धड़ाक करते जाएंगे। 16 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप एक डाल दो। वैसे आप इधर ऐसा साइन यूज कर सकते हो, बहुधा प्रतीका। इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, 1 का 2 से डिवाइड करो 2, और 2 को 16 से गुणा करो तो 32 प्लस 2 का 2 से 1, और इधर आ जाएगा 5। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या, बिल्कुल भाई बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो, तो मान लेना है कि पर्सन 100% क्या है, सही है, समीकरण बिल्कुल सही तरीके से हमने परफॉर्म की है। अगला क्वेश्चन देखो, अब फटाफट करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये है हमारा चर, पेन चेंज करते हैं, इधर देखो, ये है हमारा चर, ये अचर। नॉर्मल क्वेश्चन है क्लास 8th के, और ये भी अचर। चर को एक साइड रखो, अचर को एक साइड रखो, यानी फॉर्मूला क्या था, चर इज इक्वल टू अचर। चर एक साइड, अचर एक साइड। चर क्या है 5t है, अचर क्या है 10 इधर का इधर,
और 28 जब उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 28। क्लियर। 5 8 इज इक्वल टू 10 में से -2। अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई हमारे सामने कि 10 में से माइनस के 28 कैसे माइनस करेंगे। ज्यादा संख्या माइनस की है, मैं बार बार यही चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्यादा संख्या माइनस की है या फिर प्लस की है, माइनस की है तो माइनस का साइन लगा दो। फिर देखो दोनों साइनों को भूल जाओ और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दो, पीछे बचेगा 18। बताओ यहां तक सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो अपन को क्या करना है, चर का मान निकालना। इधर चर क्या है, टी है, तो टी का मान निकालने के लिए टी के साथ जो भी चीजें हैं उनको हम उधर गुणा की फॉर्म में है उनको हम भाग की फॉर्म में परिवर्तन कर देंगे। t इज इक्वल टू -18/5। अगर भाग जाए तो दे देना है, आंसर इस टाइप का है तो यही टिक कर देना है। आंसर पॉइंट की फॉर्म में है तो आपको भाग को दशमलव के रूप में जरूर देना है। ये देखो अगला देखो, ऐसा प्रश्न देखो, प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल चेंज है। मैं इस टाइप से प्रश्नों को तैयार करके लेकर आया हूं कि बिल्कुल सरल से कठिन लेवल के प्रश्न आएंगे आपके सामने। सबको देखना है, एक आपका फिक्स लेवल हो जाएगा जिनसे समीकरण संबंधी जो भी आपके दिमाग में भ्रम में या शंका है बिल्कुल दूर कर दूंगा। सिर्फ आप तो हमारी क्लास को पूर्ण रूप से देखते रहो और पूरे हमारे साथ जुड़े रहो। ये जो भी 45 या 1 घंटे की क्लास है पूरा आनंद लो। देखो a/5 पे पहले चीज मैंने ये बताई कि ये है चर, ये अचर और ये भी क्या है, अचर। सबको बांट दो, कैटेगरी में चेंज करने की परिवर्तन करो। अब देखो चर एक साइड अचर एक साइड, यही बात मैं बार बार बताता हूं आपको। अगर ये वाली ट्रिक आपने काम ले ली तो कोई भी समीकरण आपका गलत नहीं होगा। तो a/5 को तो कुछ कहना ही नहीं है, गुणा में, भाग में, प्लस में या माइनस की फॉर्म में जब भी चर हो तो उनके साथ कुछ भी छेड़खानी मत करो, उनको हम लास्ट में देख लेंगे। इज इक्वल टू 2, इधर प्लस का 3 माइनस का 3। अब देखो a/5 इज इक्वल टू प्लस के 2 माइनस के 3, साइन आएगा माइनस का, 3 में से 2 पीछे बचे 1। अब देखो ऐसी कंडीशन आए तो मैं आपके सामने दो तरीके रखता हूँ, एक तो इसके अपॉन में ए कर दो फिर उल्टा कर दो, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा एक ही काम करो, आप अपॉन ए करके वज्र गुणा वाली तकनीक अपना लो। बस इसके अलावा और कोई भी सरल तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा क्या होता है, तिरछा गुणा कर लो। वज्र गुणा में आप पहले उनको गुणा करो जो चर है, एक का एक, यानी वैसे ऐसे लिखा जाता है 1 माइनस 1 इंटू 5, फिर इसको सल करने पर a आएगा, इसको सल करने पर -5, यानी a बराबर -5 हमारा सही उत्तर होगा। और देखो अगला, अब देखो q/4 प्लस, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है, जहां a था वहां q आ गया। मैं फटाफट करता हूं, q/4 इज इक्वल टू 5 - 7। क्लियर। अब देखो q/4 इज इक्वल टू -2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप तो देखते रहो। देखो q/4 इज इक्वल टू -2/1, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, अब तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, कर लो भाई। q का 1 से गुणा q और -2 का प्लस के 4 से गुणा माइनस का 8, q इज इक्वल टू -8 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से प्रश्नों को आप सरल करो। आगे देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, कई लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, समीकरण का पीछा वो 10वीं तक तो कैसे भी करके पास हो जाते हैं, फिर जब 11 12th में वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं तो समीकरणों को वो पूर्णतः भूल जाते हैं। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको गणित संबंधी शंका है। अब देखो, अब 5/2x इस टाइप का कोई प्रश्न है, तो x ऊपर है, नीचे है या आगे है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो x को आपको अंश के साथ ही गुणा करवाना है, और वैसे होता ही ये x के साथ गुणा में, यानी अंश के साथ गुणा में, यानी इसका मतलब है 5x/2, ऐसे समझ लें। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो a कर दो, बस यही तरीका अपनाना। तो इसका मतलब है 5x/2। क्लियर। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। बराबर क्या है 10, फिर क्या करेंगे, वज्र गुणा करवा दो भाई, 5x = 20।
अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए 5 गुणा में है तो इधर भाग की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 20/5 क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, ये हमारा उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को समझे इस टाइप से। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, चेंज तो बिल्कुल भी नहीं है, चेंज तो हम कर रहे हैं। देखो 2x/5, क्लियर भाई, सेम क्वेश्चन है इसीलिए मैं स्पीड बना रहा हूं, बाकी मैंने आपका लेवल पहले ही तैयार कर दिया। आप तो सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति को देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और इस क्लास का भरपूर आनंद लो। अब देखो 2x का 4 से गुणा करूं मैं अगर, तो 2x इंटू 4 लिख दो अगर आपका IQ लेवल कमजोर है तो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 का 4 से 8, x का x इज इक्वल टू 25 5 125, क्लियर। फिर x इज इक्वल टू 125/8 कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो कर दो, वरना पॉइंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। और कुछ लोग, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर संख्या यहां से ही कैंसिल आउट हो रही है तो उनको पहले ही कैंसिल कर दो, ताकि आगे हमें लंबी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, वेरिएबल अलग कर दो, कांस्टेंट अलग, यानी चर अलग और अचर अलग। चर क्या इसमें, इसमें चर है 7m, क्लियर है, ये वाला चर है, ये वाला अचर है, और ये वाला भी क्या है, अचर। 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। फिर देखो 7m का 7m इज इक्वल टू 13 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप 1 कर दो, इनका लेसे पे लिया 2, फिर देखो a का 2 में डिवाइड किया 2, फिर 2 को 13 से गुणा करवा दो, और -2 का 2 से डिवाइड 1 इंटू कितना आ गए 19। फिर 7m का 7m इज इक्वल टू, अपॉन में तो 2 है ऑलरेडी प्रेजेंट, 13 2 जो 26 माइनस 19। फिर देखो 7m इज इक्वल टू 26 में से 19 माइनस कर दो, तो 1 और 6 7, यानी 7/2। अब देखो क्या करना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको डायरेक्ट वज्र गुणन वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। मैं बार बार यही चीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बस नई चीजें सीखनी है, सबको पता है समीकरण कैसे सोल्व होती हैं, ट्रिक सीखना है। वज्र गुणा में क्या आएगा भाई, 7m इंटू 2, वैसे आप 7 को 7 से कैंसिल भी कर सकते हो, ये चीज भी पता होनी चाहिए, बता देता हूं दोनों तरीके। 7m इंटू 2 इज इक्वल टू 7, अब 7m इज, या तो मल्टीप्लाई करवा दो भाई, सीधा तरीका क्या, दोनों को गुणा करवा दो और फिर अगली चीज को समझने का आप प्रयत्न। 14m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7/14, m इज इक्वल टू 1/2, यानी 7 की टेबल से ये 1 बार, 7 की टेबल से ये 2 बार। अब डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट वाला तरीका इधर देखो, 7 को 7 से कैंसिल आउट कर देते, इधर बचता m अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2। वैसे हजारों तरीके हैं समीकरणों को सरल करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ही रफ्तार से क्वेश्चनों को सरल करवाऊंगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आप तो एग्जाम्पल का आनंद लो, नए नए एग्जाम्पल सीखने का प्रयत्न करो बस। इधर देखो 6, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, नॉर्मल पर्सन है ही नहीं कुछ, 6th क्लास का बच्चा कर सकता है, यहां तक कि 5th में भी कर सकता है अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। देखो चार एक साइड, क्लियर, फिर -2 इधर रब कर दे, तो पहले इधर देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ है भी नहीं। 6x इधर है, -2, ये 10 इधर चला जाएगा तो -10, 6x इज इक्वल टू -12। देखो दोनों ही चीजें जब माइनस की हैं और दोनों को जोड़ना है तो साइन सेम वाला साइन लगा दो, यानी माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और दोनों को क्या कर दो प्लस, यानी -13 और -2 कितने हो गए, -15 हो गए। दोनों चीजें के सामने साइन किसका है, माइनस का साइन। 6 इज इक्वल टू -12/6, x इज इक्वल टू, देखो 6 की टेबल से ही कैंसिल आउट करो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी x इज इक्वल टू -2। ये चीज प्रॉपर उत्तर देना है बस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हमारा लेवल बनाने के लिए इन क्वेश्चनों पर हमें पकड़ बनानी बहुत जरूरी है।
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, सेम ही है। वैसे मैं यहाँ कर देता हूँ पी कर देता हूँ, कुछ नया बना देते हैं। क्या बना देते हैं कुछ, 31/p इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहली कंडीशन में ही अपन को देखना, अब करना क्या है, कोई पक्षांतर वाला तो तरीका है नहीं, डायरेक्ट वज्र गुणन करवा दो। वज्र गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके साथ वेरिएबल है उनको गुणा करवाएंगे। तो 3 को p से गुणा करवा दो बराबर 31 इंटू 2 कर दो। फिर देखो 3p इज इक्वल टू 62, p इज इक्वल टू 62/3। क्या 62 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 2 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये ही हमारा सही उत्तर होगा, यानी 62/3। ये चीजें ध्यान से समझ लो। और देखो अब देखो इसमें क्या करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये लो। अब देखो 2b/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, वही तरीका अपनाओ, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल क्या है, ये वाला चर है, ये वाला क्या हमारा चर, ये अचर और ये भी अचर। चर एक साइड अचर एक साइड। देखो 2b/3, इसको तो कुछ कहना है ही नहीं। अब देखो यहां से चीजें जाएगी उधर, कौन, ये 3 तो इधर का इधर पड़ा रहेगा और -5 का गांव इधर है, तो इसे इस अपने गांव में भेज दो। इधर 2b/3 हो जाएगा, ये गांव के दोनों सदस्य आपस में प्लस हो जाएंगे तो 8 बना देंगे। अब देखो इन दोनों गांवों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो 2b इज इक्वल टू 3 इंटू 8 कर दो आप। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो साथ साथ काम करो, इधर भी डिवाइड में भेजो और उधर दोनों गुणा साथ करो। 24/2, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। इस टाइप से प्रश्नों को सरल करने की तकनीक अपनाओ। अगला देखो, ये देखो अभी तक हम 8वीं क्लास के ही समीकरण पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 6वीं और 7वीं के समीकरण नहीं करवाए। भाई इनसे भी लो कैटेगरी के थे, तो मैंने सोचा कुछ तो लेकर आऊं, रीट वाले विद्यार्थी है तो कुछ तो अलग लेकर आऊं। तो ये चीजें देखो, थोड़ा 8th का कर लो, 9th का कर लोगे तो वैसे आपके कभी भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता है, सिर्फ आपको माइंड सेट काम लेना है बस। अब देखो इसमें चर दो हैं, इधर भी चर है, सबसे पहले अक्षर लिखा जा रहा है, ये भी चर है और ये भी चर है। इधर ये अक्षर है और ये अक्षर है। अब तरीका क्या है, चर को एक साइड कर दो, अक्षर को एक साइड कर दो। फॉर्मूला यही ध्यान रखो, चर इधर बाएं ओर और अक्षर कर दो दाईं ओर, या चर को कर दो दाईं ओर और अक्षर को कर दो बाईं ओर। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ही लेसेप ले लेते हैं, उधर ही लेसेप ले लेते हैं, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो भी मान प्राप्त होता है, वो भी सही होता है। और मैं तो आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, चर एक साइड और अक्षर एक साइड। अब देखो चर x/2 है, इधर देखो x/3 किसका है, प्लस का। जब इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बिल्कुल श्योर बात है भाई। बराबर का बराबर, इधर 1/4 एज इट इज रहेगा, इधर से अपन -1/5 इधर लेकर आएंगे, तो पक्षांतरण करने पर साइन चेंज होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो सत्य बात को साबित करो, इधर प्लस का साइन और 1/5, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। अब देखो इनका लेस पे अलग से कर दो, क्या आ जाएगा, जब भी दो अननोन नंबर हो यानी दो अभाज्य नंबर प्राइम नंबर हो, तो उन दोनों का लेस पे क्या आता है, दोनों का गुणनफल प्राप्त होता है। फिर देखो 3 का x से गुणा 3x माइनस इधर आ जाएगा 2x। ये चीजें सबको पता है, बस नया क्वेश्चन देखो। 4 का 5 से लेस पे क्या होगा, 20। इधर आ जाएगा 5 का 1 से गुणा 5 प्लस 4 का 1 से गुणा 4। अगला देखो इससे आगे ऊपर 3x माइनस 2x होता है, x अपॉन क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 9/20। अब देखो अब वही नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जिन क्वेश्चनों के बारे में हमने पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस किया। देखो वज्र गुणा करवा दो, इधर 20x इज इक्वल टू 9/6। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि समीकरणों को सरल करते समय आप डायरेक्टली कभी गुणा नहीं करोगे, यानी पहले आप संख्याओं को काटने वाला तरीका अपनाओ, फिर भी संख्याएं नहीं कट हो रही है, फिर आप उनको गुणा करो, तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी।
x इज इक्वल टू 9 इंटू 6/20। देखो 2 की टेबल से 3 बार, 2 की टेबल से 10 बार, अब नहीं कटेगा। 9 3 जा 27/10। अगर इसका आंसर पॉइंट की फॉर्म में दे तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल दो, 2.7। ये भी इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन दम नहीं है। आगे देखो, अब तीन तीन वेरिएबल एक साथ है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तीनों चर है देखो, और बराबर के एक साइड है, यानी बनी बनाई रोटी है, सिर्फ खानी हमें है बस। और इधर है अचर, यानी बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट हो चुका है। देखो तीनों का लेसेप ले लो डायरेक्ट, क्या आएगा लेसेप भाई? 2 का 4 का 6 का लेसेप क्या आएगा? 2 का 4 का लेसेप होता है 4, और 4 का और 6 का लेसेप क्या होगा? वैसे आप साथ साथ भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। लेसेप इस टाइप से लेते हैं, 2 का 1 और फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करो, इधर 1 1 और 3। जबरदस्ती कभी भी किसी में भाग मत दो, जिसमें भाग जाता है उसी में ही भाग दो। अब और 3 लो, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आने बहुत ही जरूरी है। जब भी लास्ट में 1 1 1 की कैटेगरी बच जाए तो अब आपको उसका पीछा छोड़ देना है। सबको गुणा करवा दो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी इन तीनों का लेसेप क्या आएगा? 12। 2 का 12 में डिवाइड किया तो 6, 6 को n से गुणा करो तो 6n। क्लियर? इधर माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन। 4 का 12 में डिवाइड किया 3, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 9, और पास में n है तो n। क्लियर भाई? आगे देखो, इधर प्लस का साइन, इधर प्लस का साइन, 6 का 12 में 2 आ जाएगा, 2 का 5 से गुणा, 2 का 5 से गुणा 10, और n इज इक्वल टू 21। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, इस यात्रा में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, बाकी तो हम देख लेंगे। इधर देखो, अपॉन में 12 है। अब देखो प्लस माइनस वाली कैटेगरी, ये प्लस का 6 है n है, और ये प्लस का 10n है, तो दोनों प्लस वालों को प्लस कर दो, प्लस के 16n, और प्लस के 16n में से माइनस का 9n कर दो, तो पीछे बचेगा प्लस का 7n। क्या बचेगा? प्लस का 7n बराबर 21/1। अब देखो 7 और 12 कट हो नहीं रहे, इधर भी कट नहीं हो रहे हैं, तो बस एक ही तरीका अपनाओ, वज्र गुणन विधि, यानी वज्र गुणा करो। 7n का जब मैं 1 से गुणा करवाऊंगा तो 7n ही मुझे मिलेगा, और इधर 21 12 इंटू 21। क्लियर? अगर यहाँ n की वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू 21 अपॉन क्या आएगा? 7। अब देखो 7 की टेबल से 21 3 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है 36 बार 3 36, यानी 36 इज दिस करेक्ट आंसर हमारा प्राप्त हुआ। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर सीट है हमारी, और सी पार्ट है। क्या पार्ट है? सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या बात कर रहे हैं? पेन चेंज कर लेते हैं पहले। लो भाई, पेन कर दिया ये वाला। क्लियर? अब देखो, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, एक ही तरीका दिमाग में ध्यान रखो। ये वेरिएबल है, इधर ही रहेगा, यहां से -8x/3, ये भी यहां ही रहेगा, सिर्फ x है भाई, दोनों x ही है, कोई n नहीं है। इधर पूरी पर्सन की कैटेगरी में x ही लिखा है, तो कोई n नहीं है, सब x है। अब देखो बराबर के इधर है माइनस, ये वाला वेरिएबल है, मैं तीर बना रहा हूं जो वेरिएबल है, देखो ये वेरिएबल है, इन दोनों का तो स्थान फिक्स है क्योंकि इसी का गांव यहाँ ही है। अब -5x/2 को जब उधर लेकर जाऊंगा बाएं पक्ष में, तो प्लस का 5x/2 हो जाएगा, प्लस का 5x/2 बराबर। देखो अब 17/6 का तो इधर एरिया है, और ये प्लस का 7 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। इसके नीचे बेचारे के कुछ भी नहीं है, तो क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो ए कर दो, फिर ये वाला साइन लगाओ सिर्फ सजावटी के लिए, और आगे बढ़ते रहो। 1 का 3 का 2 का लेसेप क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। बाकी जिन लोगों को पता नहीं लेसेप कैसे लिया, साइड में लेसेप ले सकता है। 1 का 6 में 6, 6 का 1 से गुणा 6x होता है, इधर माइनस का साइन, 3 का 6 में 2, 2 का 8 से 16, और पास में x, इधर प्लस का प्लस, 2 का 6 से 3, 3 का 5 से 15, और इधर x। ये वाला काम कंप्लीट। इधर आगे बढ़ो भाई, अपॉन में क्या है? 6 ही आएगा एलसीएम।
6 या 6 में एक का 17 से गुणा 17 माइनस एक का 6 में भाग दिया तो 6 और 6 का 7 से गुणा 42 42 होता है। ये लो भाई काम पक्का। आगे बढ़ते रहो। अपॉन में 6 इधर भी है। देखो एक तरीका बताता हूं मैं आपको। ये देखो जब भी बराबर के इधर वाली साइड और उधर वाली साइड है और हर दोनों का जब बराबर है सेम सेम है तो हर को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जब ऐसी कंडीशन है 1/6 बराबर x/6 तो वजर गुणा करूंगा तो भी 6x अपॉन बराबर 6 आएगा, यानी x बराबर 6/6 x बराबर 1 आएगा। इससे अच्छा तो डायरेक्ट दोनों कैंसिल कर दे और ऊपर वाले दोनों को इक्वल की टर्म में लिख दे। ये चीजें आपका टाइम मैनेजमेंट करेगी। तो दोनों को कैंसिल कर दो। अब देखो प्लस का 6 और प्लस का 15 तो प्लस के 21 क्लियर भाई। प्लस का 21x माइनस का 16x इज इक्वल टू 17 प्लस का है और माइनस 42। पहले तो क्लियर करो साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ज्यादा नंबर -42 के हैं। अब 42 में से 17 माइनस कर दो। देखो 3 इधर फिर 10 इधर 30 फिर इधर 40 फिर इधर 2, इनको आपस में प्लस कर दो 20 और 5 पीछे कितने बचे 25 तो माइनस के 25। ये इस टाइप की भी जोड़ आपको आनी चाहिए। जो चीजें कम हो उनको रख दो, जैसे कैलेंडर में अपन निकालते हैं उस टाइप से ही इसको करना। अब देखो 61 में से 16 गया पीछे बचे 4 और 1 5। 5x इज इक्वल टू -25। आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 1 जा 5 5 5 जा 25 x इज इक्वल टू -5। वैसे तरीका मैंने बता दिया, वजर गुणन विधि इस सबसे बेस्ट विधि है। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। देखो शुरुआत में ही हमें इस टाइप का क्वेश्चन है कि डायरेक्टली क्या करना, जब भी कुछ पता नहीं चले कि भाई अब करना क्या है तो डायरेक्ट वजर गुणा कर दो। करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है, दोनों में वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल उधर भी वेरिएबल, किन को पहले करूं, जो अच्छा लगे उनको पहले गुणा करवा दो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है तो 5 बार लिख दिया। देखो ऐसी चीजों को कैसे गुणा किया जाता है, 5 का 5 बार लिख दिया और इस पूरी चीज को ब्रैकेट के अंतर्गत क्लोज कर दो, बंद कर दो, फिर इक्वल टू का साइन डाल दो, फिर बार 3, फिर आगे देखो x-3। अब देखो अब मैंने बीजीय व्यंजक में आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाया है कि जब भी कोई चीज बाहर है अंदर पदों की संख्या ज्यादा है तो बाहर वाली चीज अंदर गुणा होती जाती है। तो 5 का x से गुणा 5x होता है और 5 का 5 से गुणा 25 आएगा और साइन लगाते रहो। आगे बढ़ो। 3 का x से गुणा 3 का x से गुणा करते रहो। 3 का x से गुणा करूंगा तो 3x और फिर 3 का 3 से गुणा करूं तो माइनस का 9। अब ये 7th क्लास वाला पर्सन बन गया, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। इधर प्लस का 5x है, इधर से प्लस के 3x इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का बराबर -9 प्लस के 25 माइनस कर दो, पीछे बचे प्लस के 2x, ज्यादा संख्या वाला साइन लगाओ इज इक्वल टू। देखो 25 में से जब 9 जाएगा तो पीछे बचेगा प्लस का 16 और 2 की टेबल से 1 बार 2 की टेबल से 8 बार हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। x इज, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारा इन प्रश्नों को देख में टाइम वेस्ट होता है। भाई टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये प्रश्न उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो विद्यार्थी थोड़े मैथ्स में कमजोर है। समीकरण आज तक समीकरण का नाम सुनते ही वो आगे आगे भागते थे, पीछे पीछे भागते थे, यानी कहने का मतलब तो वो अब इन प्रश्नों को करने के बाद आगे आगे भागेंगे, यानी उनका बेस क्लियर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगेंगे और ये इक्वेशन संबंधी जो चैप्टर है उनको आप बहुत ही मजबूत कर पाएंगे। आगे बढ़ो। लो भाई ये है पूरा चर, ये है पूरा चर और ये है पूरा चर। ये एक ही सिंगल बेचारा बच्चा है अचर। इन इतने सारे चरों में इन अचर की क्या भूमिका रहेगी अभी देखते हैं। देखो अच्छे से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले चरों को तो कुछ कहो ही मत। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें, ब्रैकेट में बंद कर दो, यानी अब कहीं नहीं जाएंगे ये। अपॉन 4 क्लियर, फिर -2t+3। आप मन से ब्रैकेट डाल दो, गलत बिल्कुल नहीं होंगे सवाल। अब देखो माइनस का t जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का t हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर दिया। अब देखो सभी का परिवार एक जैसा हो गया, अपॉन 2/3 क्लियर।
यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो सबका लेसे पे ले लो, लेसे पे कैसे लेंगे भाई, वही अभाज्य गुणनखंड विधि की तरह, 4 का 3 का 1 का लेसे पे आएगा 12, सबको पता है कैसे लिया जाता है, 4 का 12 में 3 बार। अब देखो ब्रैकेट की क्या भूमिका रहेगी, अब रहेगी, अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता तो ये 3 3 टी से गुणा हो जाता और आप 2 को बिल्कुल ही भूल जाते, ऐसा नहीं करना, ब्रैकेट डाल दो, यानी कोई भी बिना मिले अंदर नहीं जा सकता है। -3 का 12 में क्या आएगा 4 टाइम, फिर देखो 2t+3, आगे बढ़ते रहो, 1 का 12 में 12 और 12 का t से गुणा 12t, आगे बढ़ो 2/3, और देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अंदर गुणा करवाएंगे, 3 का 3t से गुणा माइनस नहीं प्लस के 9t, फिर माइनस का 3 का 2 से 6 से, फिर माइनस अपॉन में 12 कर दो भाई, पहले ये वाला तरीका तो अपनाना ही है, फिर माइनस, देखो अब माइनस भी अंदर जाएगा और वो पास वाला नंबर भी अंदर जाएगा, तो दो चेंजेज होंगे, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का साइन, 4 अंदर जाएगा तो 8t लेकर आएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12, फिर देखो इधर तक क्लियर। अब इधर आ जाओ, प्लस का 12t, कुछ करना है नहीं, बस एज इट इज चीज को साथ साथ चलाना है, इधर लिख दो 2/3। अब देखो ये पूरी चीज को मैं कवर अप इधर करता हूं, किधर करता हूं, एरो डाल दिया, यानी ऊपर देखो उधर 9t में से 8t निकालो, पीछे बचेगा प्लस का 1t, और प्लस का 1t और प्लस के 12t बच गए प्लस के 13t, यानी प्लस का 13t, क्लियर। आगे बढ़ो, इधर माइनस का 6 है और इधर माइनस का 12 है, दोनों नंबर माइनस के है तो दोनों नंबर प्लस होंगे, और आगे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस के 18, क्लियर। अपॉन में क्या है 12 है, क्लियर। आगे बढ़ो, इधर है 2/3, इधर क्या है 2/3। अब देखो या तो वज्र गुणा करवाओ, या 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, वैसे मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी होगी क्योंकि आप उस लेवल के विद्यार्थी हो जो इन समीकरणों को सीखने जा रहे हैं, तो बीच में ही मैं अगर ऐसे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो आपका समीकरण के प्रति मोह भंग हो जाएगा। चलो मैं ऐसे बातें नहीं करता हूं बीच में, मैं बिल्कुल आपको जिस तरीके से आए हो उसी तरीके से लेकर चलता हूं, क्लियर। 13t - 18 इज इक्वल टू 2/3, और इसके नीचे है 12, बस अपन को तो वही अनपढ़ बन के रहना, गुणा करवाओ 3 का 13t, बस यही कॉन्सेप्ट काम लो, बाहर लिख दो, डायरेक्ट दिमाग काम नहीं करता है तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, फिर हम स्पीड बना लेंगे और फिर उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो लोग आज तक समीकरण के बारे में बातें कर रहे थे। 39t - 54 इज इक्वल टू 24। अब देखो 39t को तो कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना है, इधर देखो 24 और 54 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो प्लस के 54। अब देखो 39t इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, 4 और 4 8 और 2 और 5 7, क्लियर। आगे बढ़ो, t इज इक्वल टू 38/30 नहीं 78/39। अब देखो जब भी आपको टेबल आएगी, वैसे मुझे टेबल इतनी नहीं आती है लेकिन कैलकुलेशन में टेबल कर लेता हूँ, सीक्वेंस वही नहीं आती है लेकिन पता चल जाता है 13 2 जा कितना होता है, 13 8 जा कितना होता है, क्या पता। 13 की टेबल से 13 39, 3 बार 13 6, अब देखो 2 बार, वैसे आप डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, 14 और 14 80 होता है, तो 14 में से एक माइनस के 39 टू जा 30 78, तो t इज इक्वल टू हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरी रामायण को सॉल्व करने के बाद t इज इक्वल टू क्या आया 2। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये देखो भाई m आ गया, 1 2 और 3 चर हैं, एक बेचारा अचर है, चलो भाई सरल करते हैं, m के नीचे कुछ भी नहीं है तो a कर दो, इधर माइनस, अब देखो कोष्टक बनाओ भाई, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको कोष्टक बनाना होगा, इधर प्लस में कर दो, ये माइनस वाला इधर प्लस आ गया, और ब्रैकेट बना दो m-2/3। यहां तक किसी को सजावट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी तो अपन लोग देख लेंगे। अब देखो आगे,
1 का 2 का 3 का तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई 6 आएगा। 1 का 6 से डिवाइड किया 6 का m से डिवाइड करो तो 6m। फिर माइनस, अब देखो इस माइनस का लपड़ा खत्म करो भाई, अंदर गुणे करवा दो। माइनस का प्लस m से गुणा किया तो माइनस m, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 1 का 1। क्लियर? इधर प्लस अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेम टू सेम रहेगा। इक्वल टू 1/1 कर दो। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक अपन मन से डाल देते हैं, यानी एक रूपता दिखाना बहुत जरूरी है। अब देखो 6m में से एक m गया, वैसे आप डायरेक्टली काम करो, माइनस m प्लस m कैंसिल, 6m का 6m और प्लस, और इधर बचेगा माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 1/1। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। वजर गुणा कर लो, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। 6m-1 को जब मैं 1 से गुणा करवाऊंगा तो 6m-1 ही मुझे प्राप्त होगा, इक्वल टू 6 ही है ना, 6 ही है बिल्कुल। अब देखो 6m इज इक्वल टू 6 और ये -1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1, 6 से m इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 7। यहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, m का मान निकालना है 7/6। 7/6 m इज इक्वल टू 7/6। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अब देखो 9th क्लास के क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन किस क्लास के हैं? 9th क्लास के। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। देखो भाई, वैसे हमारे सिलेबस में स्क्वायर वाले समीकरण है भी नहीं, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक घातीय। बिल्कुल इस पर सिलेबस में दे रखा है एक घातीय। एक घात का मतलब होता है जिनकी पावर केवल क्या होती है, एक, यानी एक्स आना चाहिए। और क्वेश्चन भी ये मिसप्रिंट हो गया साहित्य। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं आगे। देखो अच्छा, ये इधर छपना चाहिए था, वो उधर छप गया। नेक्स्ट पे बात कर, ये तो गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? गुणनखंड। चलो गुणनखंड कर लेते हैं और साथ साथ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। निम्नलिखित समीकरणों को सेल करो। देखो इधर देखो, अब नए क्वेश्चन आ गए। कल की पीडीएफ बीच में आ गई, ऐसा कोई नहीं है। अब देखते रहो। 8x-3/3x इज इक्वल टू 2। पीछे वाला पेज देख लेते हैं। इधर गुणनखंड ही है, कल का गुणनखंड का टॉपिक के सवाल है, कोई बात नहीं। इधर देख, अपॉन में 1 कर दो। डायरेक्टली आपको काम क्या करना है, अपॉन में 1 कर देना। अब देखो ध्यान से, बस वजर गुणा करवा दो। 8x-3 का जब मैं 1 से गुणा करवाऊंगा तो सेम नंबर ही आएगा। और इधर 3x का 2 से गुणा करवा दो। वैसे आप लैंग्वेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8x-3 को तो कुछ कहना है ही नहीं, इधर का इधर ही पड़ा रहने दो और दोनों का गुणा कर दो 6x। अब देखो वेरिएबल एक साइड 8x, इधर आ जाएगा 6x माइनस का और उधर चला जाएगा 3 प्लस का। 8-6 क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। कोई प्रॉब्लम है? अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो 6 और 7 की एनसीईआरटी की बुक लेकर जो नॉर्मल क्वेश्चन है समीकरण के उनको पहले समझो, एग्जांपल लो, एक्सरसाइज के पर्सन लो, फिर 8th क्लास के सेल करो, फिर 9th के करो, फिर रेट के प्रीवियस ईयर के पेपर दो, मॉक टेस्ट दो। बिल्कुल तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। आगे देखो, अपॉन में 1 कर दो, सेम बात है। 9x इंटू 1 कर दो इज इक्वल टू 15 बार लिख दो और अंदर वाली चीज को ब्रैकेट के अंतर्गत क्या कर दो, बंद कर दो। फिर 9x का 1 से मल्टीप्लाई किया 9x और 15 को अंदर गुणा करवाओ। देखो 7×5 35, पीछे बचे 3, 105 माइनस 15 6, यानी 15 को 6 से गुणा करवा दो, बिल्कुल 90 आएगा और इधर आ जाएगा x। अब देखो x को एक साइड ले लो, इधर 9x है, ये वाला माइनस का 9x 90x इधर आएगा तो प्लस का 90x। क्लियर? और 105, 9 को और 90 को प्लस कर दो, 99x इज इक्वल टू 105। क्या यहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, इसको मैं अपॉन की फॉर्म में डाल दूंगा। अब देखो पूर्णतः तो डिवाइड होता नहीं है तो इसको तोड़ दो, काट दो घात को। तो देखो x इज इक्वल टू 5 और 1 6 है और इधर है 9 और 9 18, यानी 3 की टेबल से दोनों क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो 3 की टेबल से 3 3 जा 9, पीछे बचा 1, 35 बार, ये 3 की टेबल से 33 बार, यानी x इज इक्वल टू 35/33 इज दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखो पेन चेंज कर लेते हैं अपन लोग, ये ले लेते हैं।
बस यही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तिरछा गुणा बोलो चाहे वज्र गुणा बोलो, तीनों बातें सेम टू सेम है भाई। 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 15। क्लियर? बस एक ही रफ्तार लगानी, कुछ भी समझ में नहीं आए तो वज्र गुणा करवा देना बस। अब 9z का 9z इज इक्वल टू 4z और प्लस 15 चौक 60। इधर से अब देखो डायरेक्ट काम कैसे करोगे, 9z इधर है 4z इधर आएगा तो माइनस का 4z और 9z में से 4z जाएगा, फिर से बचेगा 5z। डायरेक्टली काम भी ऐसे कर सकते हैं। सीखो भाई, चीजों को सीखना तो पड़ेगा, आप खुद को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। z इज इक्वल टू आप डिवाइड करके लिख दो 12। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। और देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा बहुत लेवल चेंज है। अब माइनस है, माइनस ऊपर वाले के साथ आएगा या आगे रहेगा, या तो आप आगे रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, या ऊपर वाले के साथ ही हमेशा काउंट करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे ऊपर वाले के ही साथ रखो तो 3y प्लस 4 किससे गुणा होगा, 5 से गुणा हो जाएगा। और ऊपर वाले के साथ है तो उधर ही रहेगा, और गुणा करवा दो 2 माइनस 6y। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब देखो गुणा करवाओ, माइनस के 15y और प्लस के 20 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस और नंबर दोनों साथ गुणाएंगे तो माइनस के 4 और प्लस का 12y। वेरिएबल एक साइड कर दो, 15y इधर से 12y आ जाएगा इधर तो माइनस का 12y। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ समझ दे रहो आप तो बस। -4 इधर आ जाएगा माइनस के 20, दोनों को माइनस किया, पीछे बचेगा प्लस का 3y। क्या बचेगा? प्लस का 3y। और इधर आ जाएगा माइनस के 24। ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 की टेबल से ये 1 बार होगा और 3 की टेबल से ये हो जाएगा 8 टाइम्स। यानी हमारा आंसर प्राप्त होगा माइनस का 8। y इज इक्वल टू माइनस का 8। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है भाई, ये सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, सिर्फ टाइम लेना है बस। 3 ले लो, इधर ले लो 7y प्लस 4, प्रैक्टिस करते रहो। इधर माइनस है 4y प्लस 2 ले लो, फटाफट करो, दोनों को गुणा करो। 21y प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू माइनस के 4y माइनस के 8। फिर देखो 21y इधर से ले जाओ, प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस का 12, दोनों को प्लस कर दो। 25y इज इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएंगे 20, y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 25, तो y इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर है 20 तो -4 अपॉन 5, यानी कि 5 की टेबल से दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अगला देखो, निम्न रेखिक समीकरण युगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। वैसे प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे वज्र गुणन विधि से करो, ये विधियां तो रिटन एग्जाम में लिखनी होती है, हमें तो आंसर निकालना है। क्या करना है, एक्स और वाई का आंसर निकालना है। ये 9th क्लास की फॉर्म है, यानी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। मैं आपको एक सबसे उत्कृष्ट और अच्छा तरीका बताता हूं कि जब भी दो वेरिएबल हो, जब भी दो वेरिएबल हो और दोनों ही डिफरेंट हो, यानी एक एक्स का है तो एक वाई का, एक जेड का है तो एक यू का है, यानी दो वेरिएबल हो और दोनों ही डिफरेंट टाइप के हो, तो प्रश्नों को हमेशा विलोपन विधि से सरल करने की तकनीक करना हो। ये विलोपन विधि क्या होती है सर, अभी बताता हूं आपको। भले ही यहाँ प्रतिस्थापन विधि है, मैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही बता दूंगा, लेकिन सबसे उचित और उत्कृष्ट विधि है वो है विलोपन विधि। यानी गुणांकों को बराबर करके एक्स और वाई का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। पहले देखो प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको परिचय लगा देता हूं, परिचय दे देता हूं, फिर भी आपको अच्छा लगे प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन यूज करो। देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चीज को ट्रांसप्लांट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को रखना। अब क्या होता है कि एक समीकरण से x की वैल्यू निकालो और दूसरे वाले समीकरण में जहां x है वहां x की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो, और फिर वो पूरी चीज y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां से y का मान निकालो और आंसर दो। एक तरीका अपनाओ, वैसे मैं समझा देता हूं आपको कि अपन के पास दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 14 भी है और x माइनस वाई बराबर 4 भी है बिल्कुल है। इसे आप समीकरण 1 बोलो, इसे आप समीकरण 2 बोल दो। अब समीकरण 1 से x या y आपको जो भी अच्छा लगे उसका मान निकालो। देखो इधर
यहां से मैं वापस इस समीकरण को रिपीट कर रहा हूं और यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x की वैल्यू निकालने का मतलब 14 माइनस वाई। सर आपने तो बोला कि चर एक साइड रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई, लेकिन यहाँ दो समीकरणें आ गई हैं, तो थोड़ा दिमाग को घुमाओ, थोड़ा दिमाग को घुमा दो। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो ये समीकरण हो गई हमारी तीसरी। अब काम क्या करना, 3 नंबर समीकरण का मान एक में कभी नहीं रखना, क्योंकि एक ही 3 व्युत्पन्न है। समीकरण एक में से ही अपने समीकरण 3 लिया, अब 3 का मान 2 में रख दो, तो 3 इन 2 यानी समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 क्या है भाई, 2 नंबर समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जहां x है उसका मतलब है 14 माइनस वाई, x है वहां है 14 माइनस वाई, इधर ये माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 4। देखो 14 माइनस वाई को तो कुछ कहना है नहीं, इधर भी कुछ नहीं कहना है क्योंकि प्लस का साइन था। अब देखो 14 माइनस का वाई और माइनस का वाई माइनस के 2y हो गए, इधर माइनस का 2y है और इधर 14 को इधर डाल दो तो माइनस के 14, तो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के कितने बचे पीछे 10, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दो, सेम नंबर है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी जब ऐसी कंडीशन है 2y बराबर 10 तो y इज इक्वल टू 10/2। नॉर्मल बात तो यही है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। हमारे पास y बराबर 5 आ गया, और कहने का मतलब है x और y दोनों का मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना। एक मान आ गया तो दूसरा मान प्राप्त करने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी मान y का है निकला या x का निकला वो वापिस आप 3 नंबर समीकरण में रखो या एक में दो, जो भी, दो में तो रखो मत, क्योंकि यहां से ही निकाली हमने, एक या 3 में रख दो, एक या 3 में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाए। तो 3 में ही रखो, बड़ी बड़ी चीज है। 3 नंबर समीकरण लिखो, y का मान, पुट दी वैल्यू y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 3, 3 में रखने पर, 3 में क्या है भाई, 3 नंबर समीकरण को लिख दो पहले, x इज इक्वल टू 14y, x इज इक्वल टू 14y, x इज इक्वल टू 14 माइनस y क्या है, y हमारा है 5, क्या है 5। अब देखो x में से 14 में से 5 निकाल दो, पीछे बचेगा 9, तो वो दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, y बराबर 5 और x बराबर 9। चेक करना है तो वापिस यहाँ रख दो, जैसे देखो मैं चेक करके बताता हूँ, 5 और 9 क्या होते हैं, यानी 5 प्लस 9 क्या होते हैं 14, बिल्कुल सही है, इधर भी रख दो। x बराबर क्या है 9 और y बराबर क्या है 5, तो वापिस 4, तो बिल्कुल हमारा प्रश्न एकदम सही फॉर्म में है। आगे बढ़ो, लो भाई, इस टाइप की भी दुनिया में समीकरण होती है क्या, बिल्कुल होती है। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार की समीकरण होती है, बहुत सारे लेवल की, ये तो रीड 2 लेवल की है, जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जाओगे ना तो बहुत हाई टॉप क्वालिटी की समीकरण आपको मिलेगी। ये देखो भाई, सबसे पहले आपको दुनिया की कोई भी समीकरण है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे समीकरण हम बोलते किसे हैं, जिसके बराबर में क्या हो, 0 हो, क्या हो 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, तो ये तो भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर c इधर भी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, c इधर भी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपन समझ लेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा। जब ऊट पटांग क्वालिटी की हो, ऊट पटांग क्वालिटी क्या होती है, यानी अपॉन की कैटेगरी में हो, उनको कैसे चेंज करेंगे अभी बताता हूँ, लेस पे लेकर भी इनको चेंज करेंगे। इनको तो कुछ कहो ही मत, इस पे काम करो, यानी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इनको तो डायरेक्टली नंबर 1 बोल दो। अब नंबर 2 डायरेक्ट इनको नहीं कहेंगे, नंबर 2 के लिए इनके साथ कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कार्रवाई शुरू करते हैं भाई, देखो सल्टारा करते हैं, दोनों का लेस पे ले लो, 6 आएगा, इधर से 2 2s प्लस इधर से 3 3t कर दो, बराबर 6 अपॉन का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 2s और 3t दोनों अलग अलग है तो अलग अलग ही रहने दो, और 6 का 6 से 36। अब ऐसे कंडीशन है, यहां से अगर कोई नंबर कॉमन आता है तो कॉमन लेकर इधर भेज दो, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसे। तो अब इसको समीकरण नंबर बोल दो 2। अब एक और दो समीकरण जब हमें प्राप्त हो जाती हैं तो फिर क्या करना है, एक या दो में से s और t है तो s या t में से किसी एक का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई, एक देखो
s माइनस टी बराबर 3 है तो s बराबर 3 प्लस टी बोल दो, ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारी 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, 2 में। समीकरण 3 का मान रख दूं मैं 2 में, पेन चेंज कर लूं ताकि अच्छी तरह से ध्यान पड़ सके। क्लियर? 3 का मान 2 में रख दो, 3 इंटू क्या होता है भाई, 3 इंटू समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो जहां s है वहां 3 प्लस टी रख दो, यानी 2 3 प्लस टी। कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ s था तो इसके साथ 3 प्लस 2 रख दिया, 3 प्लस टी रख दिया, प्लस 3t बराबर 36। अब देखो गुणा करवा दो अंदर, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस c, क्योंकि अचर पद उधर जाएगा, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप t की मान प्राप्त कर लो, और 30/5 क्या होता है, 6 होता है। t का मान क्या प्राप्त हो गया, 6। यानी t इज इक्वल टू, जब हमारे पास 6 प्राप्त हो गया तो s का मान निकालने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, चाहे यहाँ रखो चाहे समीकरण 3 में रखो। तो लिखो t का मान समीकरण किस में रखने पर, ये 3 में रख दो, 1 में मत रखो, 3 में रख दो। 3 क्या है भाई, देखो 3 है, पहले 3 की पूरी फीलिंग लिखते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और इसके साथ कुछ है नहीं, तो s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 है, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 9। मुझे तो ये मेथड बहुत टफ लगता है, मुझे तो ये मेथड बहुत टफ लगता है, एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद करेगा। मैं आपको अच्छा मेथड सिखाता हूँ, विलोपन विधि। समीकरण हल करने की वैसे 3 विधियां होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वजन गुणन विधि, लेकिन सबसे उचित और उत्कृष्ट विधि हमेशा विलोपन विधि ही समझी जाती है। तो देखो नए पेज पे बात करते हैं, अपन विलोपन विधि की बात करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, वैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलो यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, विलोपन विधि से बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का, विलोपन विधि। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें संबंध में, विलोपन विधि होती क्या। मैं आपको रफ में कुछ चीजें बता रहा हूं। विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब होता है गुणांकों को बराबर करके, गुणांकों को, ये गुणांक क्या होते हैं भाई, मैंने बीजीय व्यंजक में आपको स्पष्ट क्लियर कर दिए। गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट, यानी कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 8x², में अगर मैं x² के गुणांक की बात करूं तो x² का गुणांक का मतलब उस चीज जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको तो छोड़ दो, और उनके साथ जो भी चीजें बची हैं उनको एज इट इज लिख दो, वही गुणांक होते हैं। गुणांकों को समान बनाकर, गुणांकों को समान बनाकर कैसे बनाते हैं, अभी बनाते हैं। विलोपन विधि, एलिमेंशन मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंशन मेथड। एलिमेंट यानी तत्वों को आपस में एडजस्टमेंट बिठा के अपन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। दो समीकरण हमारे पास प्रेजेंट है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दो समीकरण प्रेजेंट। अब देखो बिल्कुल शांत दिमाग से समझने का प्रयत्न करो। सबसे पहले कुछ चीजें आपको टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे भाई। देखो सबसे पहले तो देखो कि समीकरण 1 और 2 में कोई भी पद, जैसे x का पद, x का गुणांक इधर 3 है और x का गुणांक इधर 9 है, तो गुणांक समान है या नहीं है, इधर तो कोई गुणांक समान है नहीं है। इधर y का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इधर y का गुणांक 3 है, तो y का गुणांक भी बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो अपन बराबर कर लेंगे, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। फिर देखो अगली चीज आपको साइन का ध्यान रखना, यानी जब भी आपको एक नंबर प्लस का मिले एक नंबर माइनस का मिले, यानी इधर दोनों प्लस है इधर दोनों माइनस है, अगर इधर प्लस है इधर माइनस है तो इन्हीं के गुणांक बराबर करो, आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि दोनों को आप डायरेक्टली प्लस कर पाओगे। वरना क्या करना पड़ेगा, लास्ट में गुणांक बराबर करने और लास्ट में उनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो वैसे आप कर कुछ भी सकते हो, लेकिन टिप्स फॉलो करने पड़े तो और भी अच्छी बात होगी। चलो भाई इधर हमारी दोनों बातें स्वीकार नहीं है, इधर ना तो गुणांक बराबर है और ना ही साइन प्लस का और माइनस की फॉर्म में है। चलो स्टार्ट करते हैं। समीकरण इसे 1 बोल दो, इसे समीकरण नंबर 2 बोल दो, समीकरण 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो। अब देखो जो अच्छा लगे जो इजी लगे उसको उठाओ। इधर y का गुणांक 1 है, इधर y का गुणांक 3, जिसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े उनको ही आप अपनाओ।
तो कैलकुलेशन इधर कम करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, समीकरण एक को देखो नीचे 3 है तो ऊपर मैं 3 से गुणा करवा दूं और नीचे वाली समीकरण को 1 से गुणा करवा दूं, तो दोनों गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो बेचारी 2 को भी लिखो। समीकरण 2 को गुणा करवाएंगे लेकिन 1 से ही करवाएंगे, 1 से गुणा करवाना। ये चीजें मैं अभी लिख रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको इमेज करनी पड़ेगी, फटाफट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब 3 से गुणा करने का मतलब केवल ये y से ही गुणा नहीं होगा, ये पूरा समीकरण से गुणा होगा, इससे इससे इससे, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी तीनों से गुणा होगा। कैसे, देखो, जब भी मैं समीकरण ए को 3 से गुणा करवाऊंगा तो 3 इंटू, पहले समझने का प्रयत्न करें आप, ऐसे माइनस वाई बराबर 3, इधर भी 3 से गुणा करना होगा और इधर भी 3 से गुणा करना। 3 से करो, 3 3 जा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये नई समीकरण हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त हो गई, यानी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार चौथी समीकरण भी बना लेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट समझो 1 से गुणा करूंगा इसको इसको इसको, वो सेम नंबर ही आएगा, यानी 9x से, भाई दो दो चीजें सेम हो गई, बड़ी अच्छी बात है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो पूरी समीकरण ही सेम हो गई, 3x माइनस वाई। पहले एक बार टेली कर लेता है, क्वेश्चन सही है या नहीं है, बिल्कुल। इधर 3 से गुणा करवाया तो 9 आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आ जाएगा, उसमें क्या है। ये समीकरण हमारी है 4। सबसे पहली बात है, आप गुणांकों को बराबर कर दो, साइन का रोल है तो साइन का रोल भी क्लियर कर दो, अगर नहीं है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो, इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, तो आप समीकरण 3 में से 4 माइनस करो। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो समीकरण 3 को 4 को प्लस, इधर प्लस का साइन हो जाता अगर, तो अपन दोनों को प्लस कर देते। ये चीज अपना नहीं आप। अब देखो इधर भी गुणांक समान है, इधर भी गुणांक समान है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा तरीका अपनाओ। तो देखो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इधर है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर दो, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, देखो पूरा इसका मतलब 0 ही हो जाएगा। ये एकदम प्रॉपर समीकरण है नहीं, अगर सही समीकरण होती, प्रश्न सही होता, तो x के और y के दो मान प्राप्त होते। मान लो यहाँ तो अब में 0 प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं, इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। आंसर इस टाइप का भी समीकरण दे सकता, ऑप्शन में क्या रख देगा, ऑप्शन में रख देगा a बराबर x के और y के दो मान दे रखा होगा, और फिर और भी अलग अलग मान करके एक ऑप्शन दे आपको दे रखा होगा, कोई हल नहीं। तो अपन इस ऑप्शन पे कभी ध्यान देते ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। वैसे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, उससे के आगे वाला क्वेश्चन मैं अब और लेता हूं, ये वाला देखो, इसको समझो फटाफट, 5 मिनट में समझ लेते हैं। अगर दशमलव का है तो घबराना नहीं है, स्टैंडर्ड था देखो सवालों की बस, कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। दशमलव हटा दो भाई, ना हटाओ तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको दशमलव को हटाने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखो सबके एक डिजिट के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव का मतलब होता है अपॉन, दशमलव का मतलब होता है 1/1, और दशमलव के आगे जितने अंक है उतने 0 आप लगाते हो। इधर आ जाएगा 10, इधर दशमलव हटाओ अपॉन 10, इधर दशमलव हटाओ अपॉन 10। नया प्रश्न क्या बना, 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10, अरे भाई इधर है प्लस, ये लो प्लस, बराबर इधर आ जाएगा 13/10। अब मेरी बात सुनो ध्यान, इधर मैं लेस से पे लूंगा तो पीछे आएगा 10 आएगा, लेस से पे उधर भी 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो, सबके साथ 10 है। वैसे मैं बता देता हूँ तरीका आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आगे सवाल में डायरेक्ट फॉर्म में करूंगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल कर दो, वैसे ऊपर वाली चीज ही बची। इससे अच्छा तरीका आपको करना क्या, जब भी सिंगल डिजिट के बाद दशमलव है तो दशमलव को भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। अब भूलना कैसे, देखो पहले मैं रब कर दूं इनको, चलो रब कर देते हैं इनको। अब देखो ध्यान से,
इधर देखो, यानी दशमलव भूल जाओ, इधर 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, इधर भी 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट, भूल जाओ। नया सवाल हमारे पास ऐसा ही है, आप समझो। इधर 13, इधर है 4x प्लस 5y बराबर 2.3 यानी 23। अब देखो गुणांक बराबर है यानी सबसे पहली बात है गुणांक को चेक करो। मैं कुछ टिप्स लिख रहा हूं, इधर लिखो गुणांक। सबसे पहले फोकस गुणांक पे करो, फिर करो चिन्ह साइन पे फोकस करो, उसके बाद में आपको नया तरीका अपनाना। देखो इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है, 5 है, कोई गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक बराबर करना होगा। क्या करेंगे, ऊपर 2 है, देखो ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो ये लो चाहे ये लो, हमारे लिए तो दोनों सेम ही है। ऊपर वाली समीकरण को आप 2 से गुणा करवा दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे गुणा करवा दो, 2 से। किससे गुणा करवा दो, 2 को। और सेकंड को किससे गुणा करना है, 1 से। सेकंड को तो बस राशि करना है और कुछ नहीं करना। सेकंड को 1 से गुणा करवा दो, गुणा। अब देखो 2 से जब गुणा करवाएंगे तो पूरी चीज से गुणा होगा, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। आगे देखो बस इसको तो ऐसे ही चलाना है साथ से। ये समीकरण 3 और 4। अब समीकरण 3 और 4 को बिल्कुल टकटकी लगा के देखो, साइन बराबर है, चलो भाई ठीक है, तो माइनस वाला ही काम करना पड़ेगा। अब देखो इधर 4x है, इधर 4x। अब मैं नया रोल क्या करता हूं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर देता। 3 क्या है कि 4x, वापिस यही चीजें रिपीट कर रहा हूं, आप रफ काम में डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा कोई विस्तृत लिख के आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो देना है नहीं। 23 देखो इधर माइनस। अब कुछ लोग बोलेंगे इधर कोई साइन है ही नहीं, माइनस कैसे है, कोई भी साइन नहीं होता है, वहां किसका साइन होता है, प्लस का साइन। इधर माइनस इधर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब देखो 6y में से 5y गया तो पीछे बचा प्लस का y बराबर 26 में से माइनस के 23 गए, पीछे बचे प्लस के 3। तो y बराबर तो क्लियरली हमें पता चल गया 3 आ गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे, जो भी व्युत्पन्न समीकरण है उनको आप पर कभी ध्यान नहीं देना है, आपको व्युत्पन्न समीकरणों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और मेन ओरिजिनल समीकरण है 1 और 2 पे ध्यान देना है। आप चाहो तो y का मान 1 में रखो या फिर 2 में रख दो, 1 में ही रख देते हैं, कोई तकलीफ है नहीं। समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो y की वैल्यू रखो, y इज इक्वल टू 3 है, तो 2x को कुछ कहना नहीं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, और 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, और 2x इक्वल टू 13 में से 9 निकाल दो, पीछे बचेगी प्लस के 4, और इधर x बराबर आ जाएगा 2। छोटा सा उत्तर आएगा x बराबर 2। तो y बराबर 3, x बराबर 2। आप चेक भी कर सकते हैं, ये समीकरण के 2 हल होंगे। क्या हल होंगे, 2 हल। आज की क्लास में इतना ही। समीकरणों के भरपूर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हो सका तो कल अपन समीकरण के मतलब प्रकृति वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। होते हैं ना 10th बोर्ड में आपने पढ़ा होगा 2 चरों वाले समीकरण, उसमें क्या होता था, समीकरण की प्रकृति कैसे, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन। यही बात ऐसी है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, अगर लाइन शुरुआत में कट करेगी तो क्या होगा, लास्ट में कट करेगी तो क्या होगा, कट नहीं करेगी तो क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों को अगली क्लास में अपन बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों की कुछ डिमांड है कि सर प्रश्नों को आप सिंगल पर्सन की फॉर्म में लेकर आओ, तो आज की क्लास में अपन लोग सिंगल पर्सन के रूप में ही लेकर आए। ये चीज आपकी मान ली हमने, और बिल्कुल भी हम ही ऐसा सोच रहे थे, अगर ऐसा हो तो और अच्छा रहेगा। लिखावट बिल्कुल ठीक है, और नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई। जो भी आपके जैसे लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस में समीकरण आती हैं, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के, या जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट है जिनको मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर करना है, वो हमारी क्लासों का जरूर देखें, उनको फॉलो करें, और साथ में लाइक करते रहो और कमेंट भी जोड़ते रहो वीडियो के अंतर्गत। राम राम, नमस्कार।